Hello everyone, let's start the next chapter, next part of income from salary। हमने सारी जो इससे पीछे वीडियोस मैंने डाली है उसमें मैंने आपको पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी करा दिया कि हमें सैलरी में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वो कैसे टैक्सेबल होता है, उसमें से कितना पार्ट एग्जम्प्ट होता है, हमने सब कुछ कर चुके हैं और आई होप आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी का ही ये पार्ट है रिटायरमेंट का। इसमें क्या है कि अब हम पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे जो एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय रिसीव करता है, वो टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा, अगर एग्जम्प्ट होगा तो कितना एग्जम्प्ट होगा, वो सब कुछ हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी और रिटायरमेंट दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन होगा। जैसे आपने इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे क्वेश्चन किए, उसमें एक पार्ट आगे ऐड हो जाएगा, लाइक रिटायरमेंट का कोई एक पार्ट साथ में दे दिया उसी में, और पूरा एक क्वेश्चन कंबाइंड बन जाएगा, अलग से नहीं आता, कंबाइंड दोनों का एक क्वेश्चन कंबाइंड बनता है। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 या 5 ही टॉपिक इसमें हमारे आते हैं और इजी है काफ़ी। हम जो कर रहे हैं आज, अब सबसे पहले करते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है? ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे देता है कि उसने अच्छी सर्विस की है, उसने सर्विस की है, उस हिसाब से उसको ग्रेच्युटी मिल जाती है। ये रिटायरमेंट पे ही मिलती है। अगर अब हमें इसमें क्या याद रखना है, ग्रेच्युटी हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो एग्जम्प्ट होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो क्या रहेगी? एग्जम्प्ट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, आप समझते ही होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब चाहे वो सेंटर है, स्टेट है, लोकल अथॉरिटी है, कोई मर्जी है, सब एग्जम्प्ट कैटेगरी में रहेंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो प्राइवेट कैटेगरी में आ गए हमारे। इसमें भी हमें दो चीज़ देखनी है, क्या ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है, एक है ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई नहीं होता। हम क्या देख रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी हमने दो कैटेगरी में देख रहे हैं। एक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऐसे ग्रेच्युटी में पैसा डाला है या जिसके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई हो रहा है, वो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक है कि ग्रेच्युटी अप्लाई नहीं होता। इस केस में हमारे पास कितना एग्जम्प्ट रहता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मैं 3 पॉइंट्स बता रही हूँ, उसमें से जोन सा कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितनी उसको ग्रेच्युटी की अमाउंट मिल रही है। सेकंड, 20 लाख। थर्ड, 15/20, इसका यहाँ पे होगा थर्ड में, लास्ट मंथ सैलरी। लास्ट मंथ सैलरी जो मतलब रिटायर हो रहा है उससे पहले के लास्ट मंथ में जो उसकी सैलरी थी, मल्टीप्लाई 15/26, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर, जितने साल उसने जॉब करी वो। हमें 3 चीज़ देखनी है, विच एवर इज़ लेस वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या एक्चुअल में कितनी अमाउंट मिल रही है? 20 लाख, और लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर, इंटू 15/26 मतलब 15 उन्होंने एवरेज टाइप कर दिया एक तरीके से, इंटू 15/26 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर, जितने भी साल उन्होंने जॉब करी वो लेके इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो यहाँ अमाउंट आएगी ये और ये, इनमें से जोन सी कम होगी वो हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी। यहाँ पे कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं? एक तो सबसे पहले सैलरी का मतलब क्या है, जो मैं सैलरी कह रही हूँ, सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए, चाहे डीए वो पार्ट ऑफ सैलरी है या नहीं है, हमें डीए इंक्लूड करना है प्लस बेसिक सैलरी, सिंपल। दूसरा, इसमें हमें और क्या याद रखना है कि जब हम नंबर ऑफ सर्विस ईयर निकाल रहे होंगे ना, नंबर ऑफ सर्विस ईयर जब कैलकुलेट करते हैं तब हमें देखना है कि अगर जैसे एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि उसने 26 ईयर्स प्लस 5 मंथ जॉब की, तो
तो कितने साल मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमें कंप्लीट ईयर लेने होते हैं, मंथ्स में नहीं लेते। जैसे एक पर्सन ने 26 ईयर 5 मंथ जॉब करी, तो अगर ये मंथ्स 6 से कम है तो इसको +1 नहीं करेंगे। अगर ये 6 से ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा, नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर में 6 महीने से ज़्यादा है तो +1 हो जाएगा। अब जैसे 26 ईयर + 5 मंथ्स है तो ये कितने ईयर्स रहेंगे, 26 ईयर। अगर यही मैं लिखती 26 ईयर + 7 मंथ, 6 से ज़्यादा हो गए तो ये क्या बन जाएंगे, 27 ईयर। बस आपको ये याद रखना है जब आप नंबर ऑफ़ सर्विस ईयर निकाल रहे होंगे, अगर साल में मतलब 6 महीने से ज़्यादा उसने किया है तो वो 1 साल बन जाएगा। 6 महीने से ज़्यादा जॉब किया 1 साल बन जाएगा। अगर 6 महीने से कम है तो उसको हम +1 नहीं करेंगे, मतलब उसे पूरा साल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कंप्लीटेड ईयर लेने होते हैं, मंथ्स में नहीं लिख सकते कि 26 ईयर + 5 मंथ। नहीं, इस तरीके से नहीं करना, हमें कंप्लीट ईयर लेना है। ईयर्स में हमने बता ही दिया आपको कि क्या है, कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा है, एक ईयर में 6 मंथ से ज़्यादा जॉब की है तो वो पूरा 1 साल बन जाएगा, अदरवाइज़ वो 1 साल काउंट नहीं होगा। ये था हमारा यहाँ पे अगर ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, कौन सा एग्जम्प्ट होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, 20 लाख सेम है, बस निकालने का तरीका अब थोड़ा सा अलग है। एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर। यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज सैलरी, यहाँ हम ले रहे थे लास्ट मंथ की सैलरी, यहाँ हम कौन सी सैलरी ले रहे हैं, एवरेज सैलरी। अब मैं बताती हूँ एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, जो रिटायर होने से पिछले 10 महीने की सैलरी होगी। जैसे मैं कहती हूँ कि मार्च में रिटायर हुए हैं, मार्च से पहले की 10 महीने की सैलरी लेंगे, उन 10 महीने का क्या करेंगे, एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ। चाहे वो रिटायरमेंट पे है चाहे डेथ पे है, मतलब हमें एवरेज किसका करना है, लास्ट 10 मंथ सैलरी प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने की सैलरी का क्या करेंगे, एवरेज। अब यहाँ पे आता है कि सैलरी का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ सैलरी का मतलब वही है जो HRA में पढ़ा था। HRA में हमने क्या किया था, बेसिक सैलरी प्लस DA अलाउंस इफ पार्ट ऑफ द सैलरी है, और प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन, सेल पे जो भी हमारी फिक्स परसेंटेज है वो यहाँ पे सैलरी का मतलब है। और नंबर ऑफ सर्विस ईयर में क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। नंबर ऑफ सर्विस ईयर में यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर लेने हैं, कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल से कि अगर उसने 26 ईयर 5 मंथ जॉब की है तो भी 26 ईयर माने जाएंगे, उसने 26 ईयर 9 मंथ की है तब भी 26, मतलब यहाँ पे जितने साल कंप्लीट ईयर जॉब की है वही लिएंगे। जो अगर पार्ट ऑफ द मंथ है, पार्ट ऑफ द ईयर है, वो हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, सिर्फ पूरे कंप्लीटेड ईयर ही लेने हैं। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे कि अगर 6 महीने से ज़्यादा है उसे हम 1 साल बना रहे थे, 6 महीने से कम था तो वो नहीं इंक्लूड हो रहा था। यहाँ पे लेने ही पूरे कंप्लीटेड ईयर हैं, जो आगे मंथ्स वाला है उसको हमें इग्नोर करना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी मतलब पास्ट 10 मंथ्स की सैलरी इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर। ये आपको बस ये याद करना है। पहले 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख, बस यहाँ पे क्या लास्ट मंथ की सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर, जितने साल उसने जॉब करी। नंबर ऑफ सर्विस ईयर में याद रखना है कि 6 मंथ्स वाला कंसेप्ट है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो +1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे है एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर। एवरेज सैलरी का मतलब पास्ट 10 मंथ्स की सैलरी इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर, कंप्लीटेड ईयर लेने हैं यहाँ पे बस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब मैं इसका आपको इलस्ट्रेशन कराती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं पेन में इंक डाल लेती हूँ।
लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। अपनी अपनी बुक्स खोलो। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में देखो क्या लिखा है। आफ्टर सर्विंग फॉर 33 ईयर 9 मंथ्स। पहले हम लिख लेते हैं कितने साल उसने जॉब की है। 33 ईयर 9 मंथ्स, ठीक है। हु इज़ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, रिटायर फ्रॉम सर्विस। कब रिटायर हुए हैं? 30 नवंबर को रिटायर हो गए सर्विस में से, ठीक है। और ये कवर्ड हो रहा है ग्रेच्युटी एक्ट में। तो हमें पता है ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो रहा है, तो 6 में अगर मतलब 6 मंथ से ज़्यादा है तो ये कितने काउंट होंगे? 34 ईयर्स काउंट हो जाएंगे। द एम्प्लॉयर पे हिम अ ग्रेच्युटी। अब देखते हैं, चलो एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए पहले तीनों पॉइंट्स ले लेते हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 9 लाख, सेकेंड पॉइंट क्या था? 20 लाख, थर्ड पॉइंट था लास्ट मंथ सैलरी। हिज मंथली बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज 30,000, DA 9,000 एंड HRA 4,500। हमें पता है यहाँ पे हमें लेना है बेसिक सैलरी प्लस जितना DA है 9,000, टोटल कितना हो गया? 39,000। ये आ गई सैलरी इंटू 15/26 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर 34। तो ये अगर आप करते हो ये आ जाएगा 7,65,000। कितना सिंपल था। बस आपको तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और आप ऊपर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ ही लिख लो कि क्या क्या गिवन है, ताकि बाद में दोबारा हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। विच एवर इज लेस 7,65,000 ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? जितना उसको मिला था 9 लाख उसको रिसीव हुआ था, जिसमें से 7,65,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा? 1,35,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये कुछ इलस्ट्रेशन 1 समझ आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना ग्रेच्युटी के, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया। उसने बोला कि सी लुइस है, रिटायर हो रहा है ऑन 20 फरवरी 2021 को फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑफ ए कंपनी आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस। उसने 25 साल काम किया है। ड्यूरिंग द 10 मंथ ending on 31st January, he was drawing a monthly salary of 60,000 and a convenience allowance। उसने हमें उसकी बता दिया कि he was drawing a monthly salary कितनी है? 60,000 है और convenience allowance दे दिया, ठीक है। he was eligible to receive a gratuity। अब पहले पॉइंट लिख लेते हैं। एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी मिल रही है? 9,30,000। he was eligible to receive, ध्यान से पढ़ना, वो एलिजिबल है, उसे ग्रेच्युटी कितनी मिलनी चाहिए? 9,30,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एंड वॉज पेड द सेम नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। अर्लियर इन हिज करियर लुइस हैड रिसीव 2,40,000 एज ग्रेच्युटी फ्रॉम अ प्रीवियस एम्प्लॉयर। यहाँ पे बोल रहा है कि 2,40,000 वो पहले ही प्रीवियस एम्प्लॉयर से ले चुका है। तो एक्चुअल में यहाँ तो इतनी मिली। जब भी अगर कोई एम्प्लॉई अपनी ग्रेच्युटी किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर से ले चुका होगा, तो जो यहाँ पे 20 लाख है ना, वो वाली अमाउंट कम हो जाएगी। मतलब पहले हमें उसको कितनी एग्जम्पशन मैक्सिमम थी? 20 लाख तक, बट 2,40,000 की वो ग्रेच्युटी रिसीव कर चुका है, तो बचा हुआ अमाउंट ये कितना आ जाएगा माइनस करके? 17,60,000 अब मैक्सिमम उसको मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2,40,000 वो पहले भी रिसीव कर चुका है। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर कोई भी एम्प्लॉई पहले अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी ले चुका होगा, तब उस केस में हमें क्या करना है? जो ये मैक्सिमम लिमिट थी 20 लाख, इसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी, क्योंकि अब ये वाली इतनी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इसको मिल चुका है। तो अब मैक्सिमम कितनी रह जाएगी? सिर्फ 17,60,000। अब आगे पढ़ लेते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। उसने बोला कि he enjoyed full exemption from tax, compute the taxable part of gratuity he has now received, Mr. C. Lewis is not covered under the payment of gratuity act के अंदर वो नहीं आता। तो हमें पता है यहाँ पे हमें क्या लेना है? बेसिक सैलरी, जो उसकी बेसिक सैलरी है, प्लस डियरनेस अलाउंस पार्ट ऑफ द सैलरी, और जो हमारा क्या आएगा? डियरनेस अलाउंस पार्ट ऑफ द सैलरी प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन, और एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी। अब देखो उसकी सैलरी कितनी है? 60,000 मंथली की, ठीक है। अब हमें यहाँ पे उसने कोई अलग से DA नहीं दिया, अलग से वो नहीं दिया फिक्स परसेंटेज, तो हमारी 60,000 ही सैलरी रहेगी,
कितने महीने की लेनी थी? 10 मंथ की। 10 मंथ की सैलरी आती है हमारी 6 लाख, डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज ऑफ 10 मंथ कैसे निकलेगा? एवरेज ऑफ 10 मंथ निकलेगा, 10 मंथ्स की सैलरी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तभी एवरेज आएगा। तो 60,000 ही आ गई। 60,000 इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर 25, तो ये हमारे पास आ गया। इसको करेंगे तो 7,50,000। तो विच एवर इज लेस 7,50,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाई हो रहा है तो क्या है, नहीं हो रहा है तो क्या है, बस पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। ये था हमारा सारा ग्रेच्युटी, जो मैं अभी इस वीडियो में आपको ग्रेच्युटी कराया है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चंस करने हैं 163 पेज पे शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट वाले करना, क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा मिक्स है। शॉर्ट में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप ये 5 क्वेश्चंस कर लीजिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, पेंशन वाला, और आगे के टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। पहले आप थोड़ा समझ के देखें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।